क्वेश्चन नंबर 4.23 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक 100 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ये आपको गिवन है। दिस इज दैट कॉइल। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। hung from a one arm of the balance, a mass is 50 gram 500 gram is added to the other arm। ठीक है, इस वाले आर्म में आपने 500 ग्राम ऐड करना पड़ा इस कोयल के वेट को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस द वेट ऑफ द कोयल। अ करंट ऑफ 4.9 एम्पियर मींस ये जो करंट है, ओके, ये जो करंट है इसमें दैट इज 4.9 एम्पियर ये फ्लो कर रही है। ओके, एंड 4.9 ampere passes through the coil a constant magnetic field 0.2 Tesla acting inward। ठीक है, in the XY plane is switched on such that only arm CD of length 1 centimeter। ओके, अब इसकी आपको लेंथ भी गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर। के लेंथ ऑफ दिस सॉरी दिस लेंथ 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर lie in the field, how much additional mass m must be added to regain the balance। देखो, जब ये आपने अटैच नहीं किया था उस वाले केस में आपने 500 ग्राम मीन्स 0.5 kg multiplied with g that is equals to the weight of coil। फिर आपने क्या किया, इसमें करंट फ्लो कराया तो उसके कारण देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वो किधर होगी, डाउनवर्ड। तो वो एडिशनल फोर्स जो यहाँ पे है F, ठीक है, अदर देन द वेट, और वेट भी इधर है। तो आपने 0.5 kg तो पहले ऐड कर रखा था, तो अब कितना मास आप ऐड करोगे इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आप टॉर्क भी ले सकते हो, सेम चीज है इसके अबाउट। सो बैलेंस कर लो इसको, 0.5 ग्राम प्लस mg is equals to now weight of the coil plus ILB एंड साइन 90 डिग्री है, ये 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी अपने पास। तो सिंपली mg इज इक्वल टू ILB मिलेगा, तो m विल बी ILB डिवाइडेड बाई g। अब इसमें सबकी वैल्यूज पुट कर दो। करंट इज 4.9, लेंथ इज 10⁻⁻², मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.2 टेस्ला गिवन है दैट इज 9.8। ओके, इसको अपन 10⁻³ अगर कर दें, ठीक है, 10⁻³ अगर कर दें तो ये 2 बन जाएगा, और 4.9 इंटू 2 9.8, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट इज इन kg। सो मास आपका हो गया 10⁻³ kg का मतलब इट इज 1 ग्राम। Okay, so this will be the answer for this question 4.23।
क्वेश्चन नंबर 4.24 रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप। तो मैंने पहले बना दिया लूप, ठीक है, ब्लैक कलर में। लूप कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स ऑफ टू अपोजिट साइड ऑफ लेंथ एल। तो ये आप देख सकते हो, दीज आर टू वायर, एक ये है और एक ही ये है, जॉइंट टुगेदर बाय द रोड ऑफ लेंथ डी। ये रोड है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, रोड है, ये वाले। इस तरीके से एक ये हो गई, एक ये हो गई, फिर इनकी लेंथ है स्मॉल डी, ओके, ऑफ लेंथ स्मॉल डी द वायर्स आर ईच ऑफ द सेम मटेरियल। देखो मटेरियल सेम है बट द क्रॉस सेक्शन एरिया डिफर बाय ए फैक्टर 2। मतलब एक का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो दूसरे का हम क्या ले लेंगे, 2a ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, द थिकर वायर हैज ए रेसिस्टेंस आर। अब ये बोल रहा है जो थिकर वायर है, मतलब जो ये वाला है, इसका रेसिस्टेंस अगर आर है तो बच्चों इसका कितना होगा, तो ये हम पता कर ले सकते हैं यहाँ पे। रो इज इक्वल टू मीन्स आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। अगर किसका एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, मीन्स दिस विल बी विद द रेसिस्टेंस टू आर, सिंपल। द थिकर वायर हैज ए रेसिस्टेंस कैपिटल आर, द रोड्स आर ऑफ लो रेसिस्टेंस, मतलब इनका रेसिस्टेंस ना के बराबर है, विच इन टर्न आर कनेक्टेड टू द कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई वी नॉट। ये वी नॉट से हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। द लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया हुआ है जो प्लेन से भी, अदरवाइज इसके एरिया वेक्टर से भी 45 डिग्री पे है टू इट्स प्लेन, ठीक है, ये भी गिवन। फाइंड आउट द टॉर्क एग्जिटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो आपको कैलकुलेट करना है ऑन द लूप अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रोड। ये रोड का सेंटर है, इससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, तो पहले तो हमको करंट निकालना पड़ेगा, ये I1 और I2 कितना कितना होगा। तो देखो आपने सेम पोटेंशियल V नोट लगा रखा है, ये दोनों जो वायर्स हैं इसके पैरेलल ही कनेक्टेड हैं। सो द I1 विल बी, अगर हम बात करें तो V नोट डिवाइडेड बाई 2R, और I2 जो होगा दैट इज V नोट डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस R। तो I2 इज ग्रेटर देन I1, ये अपने को पता चल गया यहाँ से। अब हम इसमें टॉर्क निकालने के लिए फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। देखो इस वाले में अगर ध्यान से हम लोग देखें, इस वायर पे ऐसे करें हम लोग, इसको A B, इसको C और D नेम दे देते हैं। तो यहां से अगर मैं देखता हूं ऊपर से, ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसे है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, और जो करंट है दोनों में ही नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें भी इधर जा रहा है और इसमें भी इधर जा रहा है। ये I1 है, ये I2 है। अब आपको राइट हैंड थंब रूल से देखना है, IL क्रॉस B लगाना है। तो IL क्रॉस B, ठीक है, तो IL क्रॉस B लगाओगे तो इधर जो फोर्स लगेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, दैट इज F1। ऐसे ही इसमें भी सेम लगेगा, दैट इज F2। अब F2 क्या होगा, दैट इज I2, और लेंथ क्या है उस वायर की, L मल्टीप्लाइड विद B, एंड I1 होगा, सॉरी F1 होगा I1 LB। ओके, अब ये रोटेशनल एक्सिस है बच्चों, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जैसे F2 की होगी, 4 होगी ये वाली। अब ये कैसे निकालेंगे, ये D है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी D/2, दिस इज D/2, ये 45 डिग्री एंगल है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये होगी अपने पास D/2 cos 45, मीन्स D डिवाइडेड बाई 2√2। और सिंपल ज्योमेट्री से अगर देखिए तो इस फोर्स F1 की इस रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये वाली, ये वाली,
ठीक है, मीन्स दिस वन। तो ये भी अगर सिमेट्री से आप देखोगे तो वही आने वाला है, वही d/2 है, ये भी, ये वही 45 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस भी आपको मिलेगा d/2√2। ओके, अब फर्स्ट वाले के लिए टॉर्क देखते हैं हम लोग। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो r क्रॉस f। ठीक है, r क्रॉस f, तो इसके जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपवर्ड। ठीक है, दैट विल बी अपवर्ड, और टॉर्क 1 होगा F1 d/2√2, एंड सिमिलरली टॉर्क 2 वो होगा F2 d/2√2। अब दोनों टॉर्क की डायरेक्शन डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, एक की अपवर्ड है तो एक की डाउनवर्ड होगी। सो इन दैट केस द नेट टॉर्क विल बी दैट डिफरेंस। अब डिफरेंस किसमें से किसको लेंगे ये हमको देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू बढ़ी। तो ये वाली टर्म तो दोनों में ही सेम है टॉर्क में, तो F1 और F2 में हम देखो कौन सा बड़ा है। देखो I2 इज ग्रेटर देन I1, तो यहां से क्या पता चल रहा है अपने को, दैट F2 इज ग्रेटर देन F1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो टॉर्क 2 इज ग्रेटर देन टॉर्क 1। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के लिए टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1 में से माइनस करेंगे। तो टॉर्क 2 क्या है, F2, और F2 की वैल्यू भी रख दो, I2 LB ये, एंड डिस्टेंस इज d/2√2। सिमिलरली टॉर्क 1 विल बी F1, और F1 है अपने पास I1 LB, लेंथ हो जाएगी d/2√2। कॉमन टर्म को बाहर ले लो, L एंड D, ये तो बच्चों देखो एरिया बन जाएगा इस रेक्टेंगल जो कॉइल है, एंड B/2√2, अंदर बचेगा I2 माइनस I1। अब हम क्या करेंगे, इस I2 माइनस I1 को मीन्स इनकी वैल्यू रख देंगे, तो ये तो बन गया एरिया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड 2√2, I2 कितना था ये रहा, ओके दिस वन, V/R माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2R। सो यहां से अपने पास आएगा V0 AB divided by 4√2R. So this will be the net torque in this question. Okay. Question number 4.25. An electron and positron are released from, एक तो ओरिजिन से रिलीज किया है मतलब इलेक्ट्रॉन को, एंड जो पॉजिट्रॉन इज फ्रॉम 0,0,1.5 आर रेस्पेक्टिवली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है B0 आई कैप डायरेक्शन में है, कांस्टेंट है, ईच विद एन इक्वल मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड P is equals to EBR. ओके जी, under what condition on the direction of momentum will the orbit be non-intersecting and circles? That is important. देखो बच्चों, सर्कल है इसका मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज तो स्पाइरल चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो B तो आपको गिवन है इधर की तरफ, दैट इज B0 आई कैप। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को आपने रिलीज किया है यहां से, और पॉजिट्रॉन को आपने यहां से रिलीज किया है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 1.5 आर,
एंड ये जो है वो 0 0 0 से इस तरीके से आपने रिलीज किया। तो हम एक जनरल सिचुएशन यहाँ पे लेके चल लेते हैं कि सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन को आपने रिलीज किया है वो कुछ इस तरीके से रिलीज किया है, समथिंग लाइक दिस, कि वाई एक्सिस से क्या है वो एक एंगल बना रहा है और वो एंगल हम ले लेते हैं कि दैट इज थीटा। और सिमिलर इसके साथ भी वही होगा, वही मोमेंटम है, सेम डायरेक्शन में दोनों को आपने छोड़ा होगा इस वक्त, एंड दैट इज एंगल थीटा। तो हमको एक्चुअली थीटा निकालना है जिससे दोनों भिड़े नहीं आपस में। और जो मोमेंटम है दैट इज ई बी आर। तो पहले तो बच्चों में एक रेडियस निकाल लेते हैं, इनकी रेडियस क्या होगी। तो हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब चार्ज यहाँ पे ई है तो ये लो, तो एम वी मोमेंटम है और मोमेंटम आपको दे रखा है ई बी आर, रख दो ई बी आर डिवाइडेड बाई ई बी। इसका मतलब ये हो गया है कि इनकी रेडियस जो है ना कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, ये अपने को आइडिया लग गया यहाँ पे। अब पहली बात हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो किधर की तरफ लगेगा, ये लगेगा वही इस फॉर्मूला से हम देखेंगे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है तो इससे जो डायरेक्शन आएगी उसके जस्ट ऑपोजिट लेना है। तो यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से 90 डिग्री पे लगेगा। तो इसका जो सेंटर होगा वो लेट्स से समथिंग ओवर हियर, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसे मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेडियस के इक्वल होगी, मीन्स दिस इज आर। ओके, तो ये हमारे पास आ गए इस तरीके से। सिमिलरली ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अगर हम देखेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा और इसका जो सेंटर बनेगा वो आएगा कुछ इसके भी परपेंडिकुलर, सेम वही केस है ना, यहाँ पे भी ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, that is somewhere let's say here. This is the center of positron CP. ओके जी। अब अगर इसके हम कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो इसका 0 ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये थीटा हो गया। तो यहां से ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो गया। तो ये तो हो जाएगा बच्चों आर कोस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और दोनों पॉजिटिव में एक्स वाई जेड। सो दिस विल बी, यही लिख देते हैं हम लोग, कोस थीटा हो जाएगा एंड ये जो हो जाएगा यहां से यहां तक दैट विल बी आर साइन थीटा। तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा एंड आर कोस थीटा जो इसका जेड कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हमने ये निकाल ली इनके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, इसके सेंटर के। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नो डाउट 0 है। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखो इसमें भी ये रेडियस आर के इक्वल है, ये थीटा है, ये 90 है। सो ये हमारे पास हो जाएगा इसमें 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे थीटा। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे ये देखना है हमको। तो कंपोनेंट देखते हैं इसका क्या बनेगा। देखो इसका हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास यहां से लेके यहां तक, दिस इज आर cos थीटा एंड दिस वन इज आर साइन थीटा। देखो y कंपोनेंट तो आ गया अपने पास माइनस आर साइन थीटा, माइनस क्यों लिया ये पता ही अपने को, देखो नेगेटिव में जा रहा है।
हाँ, z कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ये है अपने पास, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये है r cos थीटा, और ये पूरा है यहां से यहां तक 1.5 r। तो 1.5 r में से अगर हम ये वाला टर्म निकाल देते हैं r cos थीटा, तो अपने पास इसके z कंपोनेंट आ जाएगा, मींस कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास। तो ठीक है, तो इसका जो z कंपोनेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे 1.5 r माइनस r cos थीटा। तो हमारे पास दोनों के वो आ गए कोऑर्डिनेट्स। तो इन दोनों में कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दैट। और ये डिस्टेंस को अगर हम नेम दे दें कुछ भी, लाइक d, तो ये बच्चों ये डिस्टेंस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन, जो इन दोनों की रेडियस है उसके से ज्यादा होनी चाहिए। r प्लस r दोनों की जो रेडियस है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो d निकालना अपने को। अब d कैसे निकालेंगे? दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास, उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? तो रूट ओवर, देखो जीरो में से जीरो माइनस करोगे, इसको आप x1 एंड सॉरी इसको x2 y2 z2 बोल लो, और इसको बोल लो x1 y1 और z1, ऐसे। तो x2 माइनस x1, जीरो माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर वो जीरो ही आ जाएगा, एंड x2 दैट इज r sin थीटा माइनस माइनस r sin थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2r sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा r cos थीटा, इसमें से माइनस करेंगे 1.5r एंड माइनस माइनस प्लस r cos थीटा होल स्क्वायर, ओके, एंड दैट इज ग्रेटर देन 2r। ये हो जाएगा। इसको थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट को हटाएंगे अगर, तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपने पास 2r cos थीटा, तो इसको हटा दो और इसी का स्क्वायर कर दो, तो 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम प्लस 1.3/2 में 9/4r स्क्वायर एंड माइनस 2r cos थीटा मल्टीप्लाइड विद 3/2r इज ग्रेटर देन 4r स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, लेंदी है बच्चों ये, यहां से देखो क्या बनेगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस 9/4r स्क्वायर एंड ये बचेगा अपने पास 6 माइनस 6r स्क्वायर कोस थीटा इज ग्रेटर देन 4r स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा एज इट इज, इसको उधर शिफ्ट करेंगे 9/4r स्क्वायर इज 6r स्क्वायर कोस थीटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दो, और ये 2 and this is 3. So from here cos theta should be less than 3/8. This is the boundation or condition you can say। अगर ये ऐसा होगा cos theta की वैल्यू लेस देन 3/8 होगी, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4.26 में आपको यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर दे रखी है जिसकी टोटल लेंथ है 12a, रेसिस्टेंस R है, wound up as an current carrying coil in the shape of equilateral triangle, okay, with the side A, ये given है आपको, and square of side A and regular hexagon
of sides A. The coil is connected with the voltage source R0. Find the magnetic moment of coil in each case. ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी साइड A है, इसमें इसकी भी साइड A है और इसकी भी साइड A है। तो हमको पता है पहले तो देख, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए होता है I मल्टीप्लाइड I इंटू ए, बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, देखो टोटल लेंथ बच्चों इसमें है वो है 12a। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि ये जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इन वन लूप, है ना। ऐसे या आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हो, कोई बड़ा इसमें कुछ है नहीं। 12a डिवाइडेड बाय टोटल, इसमें a 3a है, तो साफ साफ पता चला कि इसमें n जो है ना 4 टर्न्स आएंगे। ऐसे अगर यहाँ पे n टर्न देखे तो a 4 8 12 मतलब 3 टर्न्स है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इसको 2 बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें नंबर ऑफ टर्न बच्चों ए 6 है एक में, तो 2 टर्न्स में पूरे, तो ये अपने पास आ गया। अब करंट की बात है तो क्या है कि जैसे ये है तो इसी को घुमाया है ऐसे, है ना, ऐसे घुमा घुमा के वायर, तो पूरा आर रेसिस्टेंस का जो कनेक्टेड है वो बिल्कुल सीरीज में ही कनेक्टेड है, और इसको एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया वी नॉट। तो जो करंट आएगा वो सभी में सेम ही आएगा, आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो मतलब करंट इसमें भी जो है, ठीक है, वो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर ही होगा। इसमें भी करंट जो होगा वो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर ही होगा। इसमें भी जो करंट होगा दैट विल बी वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एरिया। तो एरिया आपको निकालना। अब यहाँ पे ये एरिया जो आएगा, अब ये सबको पता है इसका एरिया कैसे होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, इसको हटा देता हूँ। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका a, और हाइट आपको लेनी है ये वाली। ये कैसे निकालेंगे बच्चों, 30 डिग्री है, ये a है, तो ये हो जाएगा a cos 30 डिग्री, तो a √3/2 दैट इज हाइट। तो इसका ये आ गया। इसकी बात करें इसका एरिया, तो सिंपल है, a इंटू ए स्क्वायर। इसका एरिया होगा क्या, देखो इसी का, इसमें क्या बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं ऐसे। और आप देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे 6 बन सकते हैं। एक का एरिया ये है, तो 6 का कितना होगा, 6a1 मतलब 6 इंटू a1 कितना है, a1 है 1/4 √3a²। ठीक है, तो इसको सोल्व भी कर लोगे तो 3√3/2a²। बस अब सिंपल है, इसका m कैसे होगा, नंबर ऑफ टर्न्स 4 हैं, करंट वी नॉट बाई आर है, एंड एरिया a²√3/4। 4 से 4 उड़ा दो, ये इसका हो गया। इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 3 हैं, करंट कितना वी नॉट बाई आर है, एरिया कितना a² है। इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, करंट वी नॉट बाई आर है, एरिया कितना हो जाएगा 3√3/2a²। ये उड़ा दो आप, तो ये इनके आंसर्स होंगे। ओके। Question 4.28. A multimeter range meter can be constructed by using a galvanometric circuit as shown in this figure. We want a current meter that can measure 10 milliampere, 100 milliampere and 1 ampere using a galvanometer of resistance 10 ohm. तो ये galvanometer का resistance आपको given है, that is 10 ohm है, that produces maximum deflection for the current. ये आपको मैक्सिमम करंट जिसको अपन IG से शो करते हैं वो गिवन है, 1 मिली एम्पियर है। फाइंड S1 S2 एंड S3। तो आपको ये कैलकुलेट करना है S1 S2 और S3 की वैल्यू क्या होगी।
तो बिल्कुल बेसिक सर्किट जो होता है इसका ये होता है कि ये गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर को फिर हम कनेक्ट करते हैं शंट रेसिस्टेंस से, ठीक है, ऐसे ये ऐसे कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से फिर इसको सीरीज में कहीं पे भी लगाते हैं, तो ये एक एमीटर की तरह अपने काम करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सपोज करो जैसे हमको बनाना है यहाँ पे 1 एम्पियर वाला एमीटर, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे सीरीज। तो ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब जो S2 सॉरी 1 और 2 जो है, ये S1 है बच्चों और ये S2 है, ये दोनों गैल्वेनोमीटर के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। और इस बेसिक सर्किट में क्या होता है, I अगर ऐसे आता है तो IG इधर जाता है और रिमेनिंग I माइनस IG इधर की तरफ जाता है। तो IG वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है जो अपने को गिवन है, दैट इज 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसको कैपिटल G से शो करेंगे हम लोग, वो 10 ओम है। और जो करंट है वो 1 एम्पियर है, फिर ये अलग अलग है, ठीक है। तो हमको 1 एम्पियर का अगर बनाना है तो कनेक्शन इस तरीके से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो लगाते हैं ये वाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट केस हम देख लेते हैं, केस फर्स्ट, जिसमें हम पहले 1 एम्पियर का बना रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है, मींस G प्लस S। अब G की वैल्यू तो पता ही है, अपने को रख ही देंगे यहाँ पे साथ ही साथ ही, तो दैट इज 10 प्लस S1 प्लस S2 और IG कितना है 1 मिली 10⁻³ इज इक्वल टू व्हाट, I मीन्स 1 है और IG कितना है 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद दी S3, इक्वेशन 1। ऐसे ही ये 1 एम्पियर के लिए हमने बनाया, फिर ऐसे ही केस 2, अब आपने 100 मिली एम्पियर के लिए बनाया, तो अब आपका कनेक्शन चेंज होगा, मतलब अब हम यहाँ से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ से और यहाँ से। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 10⁻³ 10 प्लस S1 इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, तो 100 10⁻³ एंड माइनस 10⁻³ एंड S2 प्लस S3, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही हम निकालेंगे केस थर्ड, तो केस थर्ड में क्या होगा, करंट हम लेंगे ये 10 मिली एम्पियर वाला। अब जो कनेक्शन है वो फिर चेंज होगा, अब जो हम कनेक्शन करेंगे वो होगा ऐसे, इसको कनेक्ट करेंगे इससे, और ये जो है अपने पास ये और बाकी ये तीनों S1 S2 और S3 ये तीनों सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, IG तो वही है, दैट इज मल्टीप्लाइड विद द 10 ओनली, अकेला ही है, एंड 10 मिली मीन्स 10⁻³ minus 10⁻³ and multiplied with S1 plus S2 plus S3. Now we have 3 equation and 3 unknown, तो इसको हम इजीली अब सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशन बन गई, अब इन तीनों इक्वेशन को आप इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं। तो इसको देखो हम सोल्व कर सकते हैं। ये कितना बना, 10⁻³ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 9 × 10⁻³
और ये बचेगा 10 इंटू 10⁻³ और ये सिंपली S1 प्लस S2 प्लस S3, देखो ये कट जाएगा तो हमारे पास आ रहा है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, तीनों का एडिशन अपने पास ये आना चाहिए और इसको हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कितना बनेगा अपने पास, ये बनेगा, क्योंकि बच्चों अब S2 प्लस S3 की वैल्यू हम जो है ना यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। देखो ये इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 10⁻³ 10 प्लस S1 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 99 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻³ S2 प्लस S3, तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कट गया और यहाँ से हमारे पास, ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 10 प्लस S1 डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू S2 प्लस S3। तो ये वैल्यू इसमें पुट करो यहाँ पे, सो S1 प्लस S2 प्लस S3 को रख दो, 10 प्लस S1 डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू 10/9। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम 99 होगा, दैट इज 100 S1 प्लस 10 10/9। इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, देखो ये मैथमेटिक्स है, इसमें 10 मल्टीप्लाइड विद 11, सो 100 S1 इज इक्वल टू 100 आएगा ये, और S1 आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 ओम। बस इसी तरीके से आपको इसको यूज करके आगे पुट करना है। ठीक है, अब ये देखो 1 ओम हम यहाँ पे रखेंगे, 1 तो 11/99, ये S2 प्लस S3 हो जाएगा, मतलब ये 1/9 हो जाएगा यहाँ पे, S2 प्लस S3। ठीक है, तो S1 आ गया, S2 प्लस S3 की वैल्यू आ गई, तो इनको रख रख के हम वापस आगे इसको कैलकुलेट करके बाकी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज नो टफ टास्क। क्वेश्चन नंबर 4.29 में 5 लॉन्ग वायर ए बी सी डी एंड ई आपको गिवन है। एज यू कैन सी ये ए बी सी एंड डी, ये एक्चुअली वायर्स की नेमिंग की गई है इस तरीके से। ईच आर कैरिंग करंट आई आर अरेंज टू फॉर्म ए एजेस ऑफ ए पेंटागन प्रिज्म एज शोन इन द फिगर 4.6, ईच कैरिंग करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। मीन जो भी करंट है वो बाहर की तरफ आ रही है ना, जब ये डॉट शो किया हुआ इसमें करंट आई है, इक्वल करंट है सभी में, आई है, ये भी आई है और ये भी यहाँ पे आई करंट इसमें से फ्लो कर रही है। ये सिचुएशन है अपने पास। फर्स्ट है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ओ, एक्सिस एट द डिस्टेंस r फ्रॉम ईच वायर। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ करंट आए तो राइट हैंड थंब रूल लगा के हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओ पे, वो देखो बच्चों इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा इधर की तरफ, है ना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर डी। सिमिलरली इसको अगर देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे, दैट इज बी। ऐसे इसके लिए हम देखेंगे इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, दैट इज बी। ऐसे इसके लिए हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा ड्यू टू ए, एंड ड्यू टू ई अगर हम देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर होगा, दैट इज बी। अब अगर हम ध्यान देखें तो एक सिमेट्री सी फॉर्म हो रही है,
मतलब ये भी 72 डिग्री है, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, और सभी में एंगल 72 डिग्री इक्वल है, और सबका मैग्नेटिक जो फील्ड है that is mu naught I upon 2 pi r that is equal in magnitude. तो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A प्लस ड्यू टू B C D और E, रिजल्टेंट कितना आएगा, ये 0 बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, बैलेंस हो जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री, और नेट विल बी 0। ओके, सेकंड में बी में सेकंड क्वेश्चन जो है 20 का, वो रीड करते हैं। व्हाट विल बी द फील्ड इफ करंट इन वन ऑफ द वायर से ए इज स्विच्ड ऑफ। इसने ये बोला है कि अगर आपने सपोज करो ए में से करंट स्विच ऑफ कर दिया तो ये वाला यहां से हट जाएगा। ठीक है, ये वाला यहां से हट जाएगा। तो ठीक है, मतलब हमको फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट ड्यू टू बी ड्यू टू सी ड्यू टू डी एंड ड्यू टू ई, ये कितना होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, यही तो चीज है, इस चीज को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। इसका सेंस ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट बनाएगा वो जो ए के कारण मैग्नेटिक फील्ड था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब अगर ये नहीं है, ये तो है नहीं, ठीक है, ये नहीं है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इधर की तरफ, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो वही होगा इन सब का रिजल्टेंट कितना, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इस तरीके। सी सेक्शन में अपने को गिवन है व्हाट इफ करंट इन वन ऑफ द वायर, मतलब ए में अगर ये रिवर्स कर जाता है तो क्या होगा। ठीक है, सेक्शन सी की हम बात करते हैं। अब ये बोल रहा है कि साहब जो करंट है ना इसमें, ये इसकी डायरेक्शन अब आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है। ठीक है, तो इनवर्ड करंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अगर इसमें इनवर्ड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो वही पहले जब इसमें करंट नहीं था तब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था वो इधर की तरफ था। ठीक है, इधर की तरफ ऐसे, और वो कितना था, वो था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले इधर था तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब वो भी इधर ही आएगा। ठीक है, तो एक तो ये पहले इधर की तरफ था इन चारों का रिजल्टेंट, अब इस ए का जो आ रहा है वो भी इधर की तरफ आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो इस वाले केस में जो नेट बनेगा अब, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर, तो इसी का ही डबल कर दो आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई आर। अगर डायरेक्शन की बात करें एग्जैक्ट, तो ये जो ओ ए है इसके परपेंडिकुलरली लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, है ना, इधर की तरफ। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड केस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.27 में आपको सिचुएशन कुछ इस तरीके से गिवन है। कंसिडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r
in the xy plane with center at the origin. Okay, means situation is इस तरीके से एक आर रेडियस का एक लूप यहाँ पे गिवन है आपको। आर इसकी रेडियस हो गई, ये इसका सेंटर हो गया। क्वेश्चन 4.27 में गिवन है कंसिडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर, तो हमने पहले ही बना दिया, ये आर रेडियस का एक करंट कैरिंग लूप है इन द एक्स वाई प्लेन विद द सेंटर एट ओरिजिन। तो ये इसका विद द सेंटर एट ओरिजिन कंसिडर द लाइन इंटीग्रल जे एल, तो और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये जो टर्म्स लाइन इंटीग्रल दे रखा है अलोंग द जेड एक्सिस आपको लेना है। तो पहला है कि इसको शो करवा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजेस विद द एल, कि एल इंक्रीज होता है उसके साथ ये भी इंक्रीज होता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो मान लो कि ये यहाँ पे माइनस एल ले लेते हैं, ओरिजिन ये हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस मान लो यहाँ पे, और ये आपका एल है, और ये एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज द वाई एक्सिस। इस तरीके से ये सिचुएशन है। शो दैट जे एल जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मोनोटोनिकली इंक्रीजेस विद द एल। तो भाई देखो यहाँ पे अगर बी डी एल हम लोग लगाते हैं माइनस एल टू एल, तो यहाँ पे बी एज ए कॉन्स्टेंट विल बी आउट एंड डी एल का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस एल टू एल, तो दैट इज एल एंड लिमिट माइनस एल टू एल। तो इसको अगर पुट करेंगे हम, सो बी एल माइनस माइनस प्लस एल, तो इट इज टू बी एल। So this is correct. As you increase the L, then this term and this means magnitude of this, that will increase. So if you increase the L, right? If you increase the L, then this will also increase. So then second part, that is B. So according to the second part, use an appropriate Amperian loop to show that, ठीक है। अब ये L माइनस एल ना हो कि इन्फिनिटी तक अगर जाता है, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज द करंट इन द वायर। ओके, तो मींस अब ये जो है हमको एक ऐसा एम्पिरिकल लूप लेना है। तो ठीक है, हमने एक ऐसा एम्पिरिकल लूप लिया है इस तरीके से, ऐसे कुछ ये हमने लूप ले लिया, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस तरीके से जा रहा है, और इसमें हमने पॉइंट्स भी ले लिए, जैसे ये हो गया अपने पास 1, इसको हम पॉइंट बोल देते हैं 2, ये 3, और ओ बोल दो या इसको हम 4th बोल देते हैं। तो अगर पूरे का हम क्लोज इंटीग्रल करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पोर्शन में कर लेंगे, अपर पोर्शन और एक स्ट्रेट पोर्शन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस ये जो अपने पास बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो हमारे पास ये है 1 4 3 के लिए, और इसमें से देखो ये करंट आई पास कर रही है, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो होगा ही होगा। अब इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि अगर ये इंफिनिटी तक जाता है, तो इस करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो अगर ये जो x है या जो एक्सिस पे जो पॉइंट है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हम लेते हैं, तो इन दैट केस दिस इज द रिलेशन। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर L को आप इंफिनिटी तक लेके जाओगे, तो उस केस में जो B है वो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मतलब ये आउटर रीजन के लिए, यहाँ के लिए B कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो ये वाली टर्म है अपने पास, ये वाली टर्म, ये तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये जो है यहाँ पे आप इंफिनिटी तक ले गए हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
कि दिस इज 0 मीन्स दैट इज 1 2 3 4 b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू, अब ये जो 1 4 3 है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये कहाँ से कहाँ गया है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी समथिंग लाइक दैट बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और यही किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई के इक्वल है। और ये जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है इस चीज को हम उस जे के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, दैट जे इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसका ये सॉल्यूशन है। अब ये जो हमने देखा है इसको हमको प्रूफ भी करना है। ठीक है, कि ये स्ट्रेट लाइन के लिए मींस अलोंग द जेड एक्सिस ये जो है ये म्यू नॉट आई के इक्वल ये आता भी है या नहीं आता है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए जेड एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं ऑन द एक्सिस, वो हम लिख लेते हैं पहले। तो दैट इज दिस एंड जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चों अब इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, थोड़ा वो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। इन्फिनिटी और बी जेड की वैल्यू अभी जो पूरी रखनी पड़ेगी हमको, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो डी जेड। और ये प्रूफ करना है कि हमको ये किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट आई के इक्वल आता है। तो इसको सोल्व करते हैं। इट इज इक्वल टू, जो तो कांस्टेंट टर्म है आप चाहो तो उनको बाहर ले सकते हो, बट इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सब्सटीट्यूशन करेंगे। जो z है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं r tan थीटा। इसका अगर डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी यहाँ पे रिजल्ट में रखेंगे तो थीटा के लिए हमारे पास हो जाएगा -π/2 से π/2 and this mu naught by 2 as it is आई आर स्क्वायर, इसको भी हमने अभी एज इट इज ही रखा है, एंड होल डिवाइडेड बाय जेड को लिखा है हमने आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, और dz को हम किससे रिप्लेस करेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके देन म्यू नॉट आई, ये आर टू द पावर 3 बाहर आ जाएगा, दिस इज बाई 2, ये आर स्क्वायर बाहर आएगा, फिर इसकी पावर 3/2 तो ये आर क्यूब बन के बाहर आ जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा है, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2 है, तो ये बनेगा हमारे पास सेक की पावर 3 थीटा ये थीटा, लिमिट वही -π/2 से π/2। तो बच्चों आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल कर सकते हो, ये हमारे ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1/sec थीटा विल बी cos थीटा। सो दिस इज म्यू नॉट बाई 2 आई cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2। तो इंटीग्रेट करके वैल्यू रखनी है, म्यू नॉट आई बाई 2, cos का इंटीग्रेशन होगा क्या, the integration of cos will be minus sin theta। ठीक है, सॉरी sin थीटा, sin थीटा -π/2 से π/2।
अभी इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 एंड दिस इज ओके। तो अब लिमिट पुट करेंगे, साइन पाई बाई 2 इज 1 के दैट इज 1 एंड माइनस माइनस दैट इज 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये आ गया म्यू नॉट आई। और ये किसके इक्वल है, वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमने जो किया था, मतलब ये चीज बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, जे इन्फिनिटी। तो हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दिया कि भाई ये इसके इक्वल आता है, ठीक है, ये वाली चीज दैट इज हियर। ओके, अब जो इसमें है नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है क्या बोल रहा है इसमें। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, सपोज वी रिप्लेस दिस सर्कुलर कोइल, ये जो सर्कुलर कोइल है ना, इसको ये रिप्लेस कर रहा है विद द स्क्वायर कोइल ऑफ साइड आर कैरिंग द सेम करंट आई, व्हाट कैन यू से अबाउट द दिस एंड दैट। तो देखो एक सिंपल सी बात ये है कि ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो इन्फिनिटी पे आप लेके जाओगे तो इन्फिनिटी पे आउटर का तो रोल ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो आएगा वो दोनों के लिए सेम ही आएगा, सेम करंट आई इसमें से क्रॉस करने वाली। तो अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें इसमें, डी में, तो इसमें अगर हम सर्कुलर कोयल लेते हैं और एक स्क्वायर कोयल लेते हैं तो वो हम बायो-सावर्त लॉ से निकाल सकते हैं। तो सर्कुलर कोयल का जो आएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ स्क्वायर कोयल आएगा, इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो कोयल सर्कुलर वाला है दैट इज ग्रेटर देन दिस। और इसी को जब हम सोल्व करते हैं और ये एल लेंथ के निकालते हैं स्क्वायर के लिए, एंड यही अगर हम निकालते हैं किसके लिए, सर्कुलर कोयल के लिए और स्क्वायर कोयल के लिए, तो इनमें जो रिलेशन आता है वो ये है ना। बहुत पास पास के अगर पॉइंट आप लेते हो अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट, तो जो बी लाइन इंटीग्रल होगा, जो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो क्या होगा आपके पास सर्कुलर कोइल के लिए आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी तक ले जाते हो तो उस वाले केस में कोई भी डिफरेंस इनमें नहीं आएगा, वही आपका म्यू नॉट आई दोनों ही केसेस में आपको मिलेगा, चाहे आप स्क्वायर लो चाहे आप कैसा भी लो। ये जो लूप है इसमें से जो निकलने वाला है इसी के इक्वल होगा आउटर, ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा।